आज के तारीख में वास्तु, फेंग शुई ये सारा बहुत ज्यादा मानने लगे हैं, तो इसका कारण अभी क्यों ज्यादा जोर आया? ये हमारा अजम्पशन है कि पहले वास्तुशास्त्र को ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता था। क्या देखना चाहिए अपने फ्लैट में जो इम्पोर्टेंट 5 चीजें हैं? तो यहाँ पे पहले लोगों को समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए कि दिशा कैसे लेना चाहिए। अगर कोई ऑफिस अपना सेट कर रहा है तो अपना कैबिन किस तरफ रखे, कैसे किस तरफ बैठ के बात करे और एंट्री क्या रखे। बेसिक नियम जो है वास्तु के, वो आपका रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, इंडस्ट्रियल हो। ये जो वास्तु पुरुष है, कई लोग हैं जो विश्वास नहीं करते, कहते हैं ये साइंस नहीं है। वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल भी होना चाहिए, बेनिफिशियल भी होना चाहिए, ग्लोबली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। फेंग शुई और वास्तु में कोई रिलेशन है? सोने की दिशा के बारे में और मिरर के बारे में भी लोगों का बहुत मानना है। किसी बंगलों में हम 100% वास्तु कर सकते हैं क्या? मतलब प्लॉट एकदम एम्प्टी हो, अपने पास बहुत जगह हो, आप बोले वहाँ से एंट्री दें, आप बताएं वो मटेरियल यूज करें, तो 100% हो सकता है क्या वास्तु? 100% करने की कोशिश कर सकते हैं। सत्यनारायण पूजा भी होती है या गणपति पूजा होती है या वास्तु पूजा, ऑल टोटली डिफरेंट होती है। तो क्या पूजा करनी चाहिए एंट्रेंस के टाइम? ब्रह्मस्थान में आइडियली क्या होना चाहिए? नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट है राहुल सूर्यवंशी जी, जो कि एक वास्तु कंसल्टेंट हैं। पिछले 20 साल से उन्होंने कई लोगों को हेल्प किया है, उनके फिनेंस में, उनके हेल्थ में और रिलेशनशिप में अच्छा एडवाइस दे के, वास्तु कंसल्टेंसी दे के। इसी का फ़ायदा हम आज उठाएंगे, उनसे सब कुछ वास्तु के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कोई वास्तु 100% वास्तु के हिसाब से डिज़ाइन की जा सकती है और आप क्या ध्यान में रखिए कोई फ्लैट को इंटीरियर करते हुए या खरीदते हुए। तो बात करते हैं वास्तु कंसल्टेंट राहुल सूर्यवंशी जी से। एंड तक बने रहिए क्योंकि 5 टिप जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो एंड में देने वाले हैं। राहुल जी, आपका घर तो सबसे अच्छा वास्तु के हिसाब से आपने लिया होगा या सेट किया होगा, आप खुद ही वास्तुशास्त्रज्ञ हैं तो? डेफिनेटली मुझे एक अपॉर्चुनिटी था। मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट जब बुक किया तो मुझे अपॉर्चुनिटी था, एक ऑप्शन था कि मैं कौन सा फ्लैट लूँ। तो उस समय मैंने सब कुछ, बहुत कुछ देख लिया है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी फ्लैट जो है वो 100% वास्तु के हिसाब से नहीं होता है, उसमें कुछ करेक्शन करना पड़ता है। मैंने भी किया, मेरा भी घर 60-70% ही था, बट उसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में मैंने जो अपने आप में प्रोग्रेस देखी, मेरे ग्रोथ में, मेरे करियर में जो प्रोग्रेस देखी, डेफिनेटली है। तो उसके पहले जो आपका घर था खरीदने के पहले, वो वास्तु के हिसाब से उसमें वास्तु दोष थे? एक्चुअली आई हैव टू गो बिट मोर बैक। हाँ, कि पहले हम ऐसे वास्तु में रहते थे कि जिसमें बहुत प्रॉब्लम्स थे। मेरे भी लाइफ में कई इश्यूज़ थे एंड दैट वाज द कोर पर्पस कि मैं वास्तुशास्त्र इस फील्ड में क्यों आया, इसका मेरा इंट्रोडक्शन कैसा हुआ। ये आज से 20 साल पहले की स्टोरी है। तब हमको पता नहीं था वास्तु क्या है, बट जैसे जैसे पता चला, अवेयरनेस मिला, कुछ बुक्स पढ़ के, कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल देख के, तब तो ऑनलाइन यूट्यूब नहीं था, तो धीरे धीरे वो इन्फॉर्मेशन मिली। फिर उस हिसाब से हम लोगों ने घर में कुछ चेंजेस किए थे उस टाइम पर, बट उसके लिए हमको बहुत तोड़फोड़ करनी पड़ी थी। और जब मैंने अभी अपना नया फ्लैट लिया, कुछ एक 8-10 साल पहले की बात है, तो उस समय कुछ तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ी। सो देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस द वे यू ट्रीट द वास्तु। बराबर है। तो मुंबई, दिल्ली या मेट्रो सिटीज़ में तो फ्लैट्स होते हैं जहाँ, जैसे आपने कहा, आपका खुद का भी घर 60-70% ही वास्तु कर पाया, लेकिन किसी बंगलों में हम 100% वास्तु कर सकते हैं क्या? 100% करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वास्तु में ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो हम 100% आज की तारीख में अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन बंगलों के लिए क्या मुश्किल है? बंगलों के लिए मुश्किल नहीं है, उसमें हम ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि फ्लैट में कैसा है कि वो प्री डिज़ाइन होता है, आर्किटेक्ट ने जो डिज़ाइन लेआउट किया, हमको बस उसमें से 4-5 जो चॉइस होते हैं उसमें से एक सिलेक्ट करना होता है। जो बंगलों का जब प्लानिंग करते हैं तो प्लॉट को करेक्शन दे सकते हैं हम लोग। जब प्लान पास करते हैं उस टाइम पे हम हमारे हिसाब से टॉयलेट की पोजीशन, बेडरूम की पोजीशन, मेन एंट्रेंस की पोजीशन, लिविंग रूम का पोजीशन, ये हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। किचन की पोजीशन, किचन का प्लेटफॉर्म है वो हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। और एक इसमें एडवांटेज होता है, जो हम लोग डोर यूज़ करते हैं, डोर के लिए कौन सी प्रकार की लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए, वो सब जो चीज़ें हैं वो हम कॉन्शियसली अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन 100% नहीं कर सकते फिर भी बंगलोज के लिए भी। मतलब प्लॉट एकदम एम्प्टी हो, अपने पास बहुत जगह हो, आप बोले वहाँ से एंट्री दें, आप बताएं वो मटेरियल यूज़ करें, तो 100% हो सकता है क्या वास्तु? 100% उस केस में भी थोड़ा चैलेंजिंग है। 90-95% तक आप कर सकते हो। रीज़न ऐसा है कि किचन है, अभी मॉडर्न किचन के जो अभी तो ओपन किचन का कंसेप्ट आ गया है, बराबर है ना। तो ओपन किचन तो खैर दूर की बात है, बट किचन में भी एक ऐसा होता है कि अग्नि की दिशा होती है,
अग्नि तत्व के जगह पे किचन होता है आपका, करेक्ट है। वहाँ पे आपका गैस हॉब होता है। एट द सेम टाइम पहले कैसे बाहर जाके बर्तन धुलते थे, आज आपका सिंक जो है वो गैस के बिल्कुल पास में ही होता है, करेक्ट है। 3 फीट 5 फीट 10 फीट दूर होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं। करेक्ट है। तो ये 2 विरुद्ध तत्व है, ओके। जल तत्व अग्नि तत्व, ओके। वो प्रैक्टिकली दूर रखना तो पॉसिबल नहीं है करेक्ट है। आज के मॉडर्न टाइम्स में। सेकेंड चीज़ ऐसी है कि जो आपका घर का टॉयलेट है, हाँ, पहले एक टॉयलेट होता था या घर के बाहर होता था, करेक्ट है। आज वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। टॉयलेट तो आपको घर के अंदर ही रखना है। अब कितने जो भी ग्रंथ हैं कहीं पे भी, वास्तु के हिसाब से टॉयलेट घर में रहना अशुभ है? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि किसी भी ग्रंथ में कहीं पे भी ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है कि इस दिशा में टॉयलेट होना चाहिए या इस दिशा में टॉयलेट। हम देखते हैं कि टॉयलेट किस दिशा में किस जोन को कम डैमेज करेगा या कहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा और अच्छी दिशा को कहाँ वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो उस जगह पे हम टॉयलेट का प्लेसमेंट एक्सेप्ट करते हैं। ओके। ये जो आपने बोला स्टडी है कि ऐसा लिखा नहीं गया कहाँ टॉयलेट होना चाहिए वगैरह, तो ये स्टडी मतलब कहाँ से आया, किस ग्रंथ में पूरा वास्तुशास्त्र हमारे पास कई ग्रंथों से आया है, कैसे आया है, ये साइंस कैसे है? मेरे नोटिंग में तो काफ़ी है, करीब करीब 15 से 20 है। मयमतम है, अथर्ववेद है, पुराण स्कंद पुराण है, गरुड़ पुराण है, बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें हर एक अलग अलग जगह कुछ कुछ उल्लेख किया गया है। किसी में टाउन प्लानिंग का बात किया है, किसी में जलाशय कहाँ होना चाहिए, कहाँ पर किस ग्रंथ में लिखा है कि कौन से कंस्ट्रक्शन का मटेरियल करना चाहिए, किसी में मुहूर्त के बारे में लिखा है, किसी के बारे में आप किस दिशा से आपने शुरुआत करनी चाहिए, है ना। तो मतलब अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग किताब नहीं है वास्तुशास्त्र करके, सारे ग्रंथों से मिलके हमने एक सारांश निकाला है। हाँ, कई स्पिरिचुअल स्क्रिप्ट्स है, टेक्स्ट है, जिसको आप अलग अलग उसमें वास्तु के अलग अलग एरिया को कवर किया गया है। जैसे अभी हम बोलते हैं कि बच्चों का हम लोग ने 8th स्टैंडर्ड है, 10th स्टैंडर्ड है, करेक्ट है, तो उसके लिए एक बुक नहीं है, करेक्ट, फिर उसमें सब्जेक्ट्स है, करेक्ट है, मैथ्स है, साइंस है, कंप्यूटर्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो उसमें अलग अलग पार्ट कवर किए गए थे। वैसे हमारे ग्रंथों में वास्तुशास्त्र के बारे में अलग अलग टॉपिक्स कवर किए गए। अगर आपका इंडिविजुअल घर है तो कैसा है, टाउन प्लानिंग है तो कैसा है, फोर्ट बनाना है तो कैसा है, तो हु इज द फादर ऑफ वास्तुशास्त्र, मतलब किसने वो पूरा सारांश निकाला है, ऐसा कोई है? विश्वकर्मा देवता जो हैं वो वास्तुशास्त्र के देवता कहलाए जाते हैं। ओके। तो उनके लिए या उन्होंने कोई ग्रंथ लिखा, ऐसा कुछ नहीं है कि एक टोटल ग्रंथ ये पढ़ लो वास्तुशास्त्र पूरा आ जाएगा, ऐसा कुछ है? इतना शॉर्टकट नहीं है। अगर मैं आज भी अगर बात करूं तो मैं कम से कम 3-4 घंटे तो कम से कम बात कर सकता हूं वास्तुशास्त्र पे। ओके। पर अगर आप देखोगे तो ये उसके भी बहुत बियॉन्ड है, अभी कई स्क्रिप्चर्स तो एक्सप्लोर करना बाकी है। ओके। तो पुराने टाइम में वास्तुशास्त्र लेमैन्स तो यूज़ नहीं करते थे, शायद राजा महाराजा ही करते होंगे, तो ये महल और मंदिर भी वास्तुशास्त्र देख के बने हैं? डेफिनेटली, पर उसका में कुछ नियम फॉलो किए जाते हैं। जैसे जन भवन, राजभवन, जैसे आज भी हमारे पास राजभवन ये वर्ड अभी आप यूज़, देव भवन, तो जन भवन है ना सामान्य जनता के लिए, राजभवन है ना जो राजा मंत्री लोग हैं उनके हिसाब से, और जो देव भवन है वहाँ पे स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने के लिए मंदिर है, ध्यान गृह है, उसका उल्लेख है। फिर उसके बाद में कुछ पब्लिक प्लेसेस होते हैं जैसे गार्डन है, उसका डिज़ाइनिंग है ना, तो ऐसे जो पब्लिक प्लेसेस है उसका भी डिज़ाइनिंग आता है। तो बेसिकली वो 4 कैटेगरीज है। तो ये आपको अलग अलग मानसार करके एक ग्रंथ, उसमें आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो आपका ये कहना है कि ये सारे भी वास्तु के हिसाब से तब डिज़ाइन किए गए थे? डेफिनेटली। तो अभी ये लेमैन तक वास्तु का जो प्रसार हुआ है, मतलब जो अभी पिछले 20 साल में सबसे ज़्यादा हुआ है, इसका कारण क्या है और पहले क्यों नहीं वास्तु इतना ज़्यादा था? क्योंकि आज के तारीख में वास्तु, फेंग शुई, ये सारा बहुत ज़्यादा मानने लगे हैं, यहाँ पर भी और फॉरेन में भी लोग मान रहे हैं, तो इसका कारण अभी क्यों ज़्यादा जोर आया है? इसको हम 2 पार्ट में बात कर सकते हैं। एक तो हम लोग पहले पास की बात करेंगे। ये हमारा अजम्पशन है कि पहले वास्तुशास्त्र को ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता था। ओके। ये एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन है क्योंकि हमको पता नहीं। ओके। क्या हुआ है कि पिछले 150 साल जो है कुछ, वो हमारे इंडिपेंडेंस में निकल गए। करेक्ट। जहाँ पे हमारे दादा दादी उस फेज़ में थे। करेक्ट ना, दे वर स्ट्रगलिंग टू फाइंड। तो वो एक रीज़न रहा है। जैसे हमें आज़ादी मिली, भारत को आज़ादी मिली, उसके बाद में जो 60-70 साल निकल गए वो बेसिक चीज़ों की पूर्ति करने के लिए गए, रिक्वायरमेंट्स के लिए। जैसे अभी अगर आप मैस्लोज लॉ ऑफ हायरार्की अगर आप पता है आपको, जो ट्रायंगल पता है, उसमें बेस में क्या कहा जाता है कि रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद में आता है सिक्योरिटी। तो इसी में हमारा टाइम निकल गया। अब दूसरा इसी का और एक भाग है
कि पहले जो टियर 1 टियर 2 सिटीज़ होते थे वहाँ पे बंगलो सिस्टम था। महाराष्ट्र में या कई औद्योगिक देखो वाड़े होते थे, साउथ में भी, जिसमें ब्रह्मस्थान खुला होता था और स्क्वायर शेप में। करेक्ट। तो वो वास्तु की रचना के हिसाब से किया जाता था। ओके। जिसमें टॉयलेट बाहर होता था। हाँ। और ब्रह्मस्थान खुला होता था। ओके। फिर उसके बाद में पॉपुलेशन बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, बराबर। लोगों को कम ज़मीन में एक ही शहर के आसपास रहना पड़ा जॉब के हिसाब से। तो बिल्डिंग का सिस्टम आया, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का सिस्टम आया। और यहाँ पर क्या हुआ है कि वेस्टर्न आर्किटेक्चर जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, उसका प्रचलन ज़्यादा होने लगा। तो बिल्डिंग में क्या होता है, आर्किटेक्ट को ये पता है कि एयर वेंटिलेशन देना है नो, लाइट वेंटिलेशन है, तो अपने हिसाब से वो कट्स देते थे ताकि एयर सर्कुलेट हो। और कट्स आए, टॉयलेट फ्लैट के अंदर बन गया। एक फ्लैट पे, एक फ्लोर पे बिल्डर सेम वास्तु के हिसाब से हर फ्लैट नहीं बना सकता। एक फ्लैट डायगोनली ऑपोजिट होता है, कोई ऑपोजिट होता है, तो सबकी दिशाएं चेंज हो जाती है ना। तो इस वजह से धीरे धीरे लोगों के लाइफ में अलग अलग समस्याएं बढ़ी। समस्याएं किस प्रकार की, करियर ग्रोथ में अचानक कुछ ना ऑब्स्टिकल आना, बिजनेस में कुछ तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आना, लीगल प्रॉब्लम आना, हेल्थ के इश्यूज आना, बच्चों के एजुकेशन में चैलेंजेस, कहीं कहीं आपको अलग अलग हेल्थ के इश्यूज आते हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज आते हैं। तो ये बढ़ने लगा। फिर एक ह्यूमन टेंडेंसी, जब हमें प्रॉब्लम आता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। तो लोग एक्सप्लोर करने लगे। तो सबसे पहले लोग एस्ट्रोलॉजी के पास गए, पैरेलली लोग वास्तु को भी फॉलो करने लगे। लेकिन वास्तु में पहले एक दिक्कत थी कि जो पहले कंसल्टेंट्स थे वो बोलते थे कि किचन इधर नहीं चाहिए, बेडरूम इधर नहीं चाहिए, तो इसको इधर शिफ्ट करो। तो उसमें काफ़ी तोड़-फोड़ करनी पड़ती थी। तो प्रैक्टिकली एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं था, और वो एक इनकन्वीनियंट था, कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं था, और फिजिबल भी नहीं था, टाइम फिजिबल भी नहीं था, और इनकन्वीनियंट भी था। फिर उसके बाद में वास्तु में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए, काफ़ी रिसर्च हुए, तो जिसमें पता चला कि एग्जैक्टली वास्तु कैसे काम करता है, उसमें कौन सी एनर्जीज बैलेंस होती है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कौन से डायरेक्शन में किस टाइप का वास्तु दोष आता है, कितना सीवियर है, कितने मल्टीपल दोष है, तो उसके लिए भी क्या सोल्यूशन है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे वास्तु डेवलप हुआ। अभी आपने फ्लैट्स के बारे में बताया कि उनके वजह से लोगों को प्रॉब्लम आई, तो किसी भी नॉर्मल आदमी को जो फ्लैट खरीद रहा है, तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए अपने फ्लैट में, जो इम्पोर्टेंट 5 चीज़ें हैं, और ऐसे भी चीज़ें बताइए जो नेगेटिव हैं, मतलब ये अगर फ्लैट ऐसा हो तो बिल्कुल ना खरीदे फ्लैट, और ऐसी 5 चीज़ें जो ज़रूर देखें, ऐसा क्या चीज़ होंगी? ओके। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आज बेसिक लोगों को पता है कि पूर्व का मुख अच्छा होता है, उत्तर का मुख अच्छा होता है, पर लोगों को दिशा कैसे लेनी है, यहाँ से पहला प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे पहले लोगों को समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए कि दिशा कैसे लेना चाहिए। अब उसमें उनकी भी गलती नहीं है। उसमें होता है कि हम घर के प्रवेश द्वार को हम लोग इंग्लिश में एंट्री बोलते हैं, एंट्रेंस बोलते हैं। तो काफ़ी लोग एंटर करते समय दिशा देखते हैं। हाँ, करेक्ट। कुछ लोग घर से बाहर जाते समय देखते हैं दिशा। पर एक्चुअली जो दिशा देखनी चाहिए वो घर का मध्य स्थान, मतलब घर का जो सेंटर पॉइंट है, ब्रह्मस्थान, अप्रोक्सीमेटली आइडेंटिफाई करें, और वहाँ से प्रवेश द्वार की तरफ देखें, मतलब अंदर से, सेंटर से बाहर की तरफ देखें, और वो जो दिशा आपके कॉम्पस में दिखा रहा है, जो आपका मोबाइल ऐप है उसमें जो दिशा दिखा रही है, दैट इज़ द एक्चुअल डायरेक्शन। अब वो नॉर्थ है, ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, वो आपको देखना है। सेकेंड पॉइंट ये है कि सिर्फ इसमें एक इंटरप्ट करता हूँ, ये देखने का ना एक अलग हैक भी आप कर सकते हैं। आप प्लान तो बिल्डर आपको देता ही है, करेक्ट, तो एक डायगोनल मार दें आपके पूरे प्लान के ऊपर, बिल्कुल, जो जहाँ डायगोनल्स दोनों मिलते हैं, क्योंकि लिविंग किचन बेड ऐसे ही आजकल होते हैं। yes. तो जो एंड है दोनों एंड को जोड़ दें, दोनों एंड को जोड़ के जो सेंटर है उस पर कंपास रखना है। yes. और वो कंपास से आपको टूवर्ड्स किधर देखना है, टूवर्ड्स द एग्जिट, मतलब अपना मुंह नाक एग्जिट की तरफ होना चाहिए। तो जहाँ कंपास दिखा रहा है वो कंपास विल बी योर नॉर्थ, राइट, दैट इज द नॉर्थ। और उसको लेके फिर आपकी दिशाएं सारी बोलनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मैंने अभी कईयों को तो ऐसे भी देखा है जो हर रूम में जाके नॉर्थ ईस्ट देख लेते हैं मतलब हर रूम में जाते हैं, इधर भगवान की जगह होनी चाहिए, इधर है। तो एक्चुअल ये चीज़ है, ये बहुत अच्छा खुलासा हुआ है। और दूसरा बात मैं ये पूछ रहा हूँ कि कई लोग कहते हैं कि बाकी मैग्नेटिक चीज़ें मोबाइल जैसे वो दूर रहने चाहिए ताकि वो दिखाए। तो मोबाइल का नॉर्थ करेक्ट नॉर्थ आता है कि वो होका यंत्र लेना ही रहता है हमें? राइट, वेरी गुड क्वेश्चन, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। तो इसमें आपको 2 प्रिकॉशंस लेने हैं। पहले तो जैसा आपने बताया डायगोनल ड्रॉ करो,
पर डायगोनल आप किस कॉर्नर से ड्रॉ करोगे, तो उसके लिए आपको पहले दोनों चारों एजेस है मैच करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार कट्स होते हैं, एक्सटेंशंस भी होते हैं, जब बालकनी आ गई, कोई बेडरूम या रूम एक्सटेंड हो गया, तो आपको एक्सट्रीम एज लेना है दोनों तरफ की, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और उन्हें ज्वाइन करना है, और फिर जो कॉर्नर से उससे आप डायगोनल ड्रॉ करके वो सेंटर पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ है कि कॉम्पस यूज़ करना है, मैग्नेटिक नीडल यूज़ करना है, या मोबाइल का ऐप यूज़ करना है। मोबाइल का ऐप भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें भी और कुछ चैलेंजेस है, जैसे उसे कैलिब्रेट करना है। जैसे आप कहीं जाकर आए हो तो वो हैंग हो जाता है, तो उसको आपको कैलिब्रेट करना है। कैलिब्रेट करने की प्रोसेस वो कॉम्पस में दी हुई होती है। एट द सेम टाइम अगर वो एम्प्टी फ्लैट है तो इतना तकलीफ नहीं है, बट अगर कोई ऑलरेडी उस घर में रह रहा है और आपको अपने घर की वास्तु चेक करनी है, तो मेरे अनुभव से देखा गया है जो पैसेज एरिया है टेंटेटिवली वहाँ पर सेंटर आता है। और आजकल लिविंग रूम, किचन और बेडरूम ऐसा सीक्वेंस होता है। किचन जो होता है उसके पैसेज के साथ, उससे पैसेज के साथ में ही आता है, और किचन में होता है फ्रिज, बराबर। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है या माइक्रोवेव होता है, ये एक दिक्कत आती है जिसकी वजह से उसमें डेविएशन मिल सकता है आपको। तो आपको देखना, ध्यान रखना है कि आप सेंटर से देखें, लेकिन और एडिशनली 1-2 जगह से भी आपको देखना चाहिए। फ्रिज ऑफ करके थोड़ी देर वगैरह, माइक्रोवेव ऑफ करके फिर आप देख कर सकते हैं, लेकिन वाईफाई भी होता है। कई बार वाईफाई घर के सेंटर में होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसमें और एक चीज़ होता है कि पिलर या कॉलम, कॉलम कई बार उस एरिया में आ जाता है जहाँ सेंटर होता है। अब कॉलम में होता है स्टील, वो आपका इन्फ्लुएंस करता है मैग्नेट पे, मतलब जो मैग्नेटिक नीडल है उसको इन्फ्लुएंस, तो आपको ये छोटी छोटी प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ओके, लेकिन मुझे ये बात बताइए कि घर खरीदने समय क्या चीज़ मुझे ज़रूर देखना है, ऐसे 5 चीज़ें, ताकि मैं घर मेरा दोष के विरहित ही लूँ, मतलब अच्छा ही वास्तु के हिसाब से फ्लैट लूँ। देखिए, घर देखते समय एंट्रेंस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि जैसे हमारे शरीर में हमारा मुख है, वैसे उस वास्तु का, उस घर का वो जो मुख है वो आपके घर का प्रवेश द्वार है। अगर वो अच्छी दिशा में आता है, अभी अच्छी या शुभ दिशा कौन सी है, तो नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, पूरब दिशा यानी ईस्ट डायरेक्शन, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ और ईस्ट, मतलब उत्तर और पूर्व की बीच की जो दिशा है वो नॉर्थ ईस्ट है। तो वेस्ट और साउथ में हो तो नहीं ले, नहीं, ये एक मिसकंसेप्शन है कि दक्षिण का दिशा, दक्षिण का प्रवेश द्वार अच्छा नहीं होता है। दक्षिण जो दिशा है उसमें कुछ मंडल्स होते हैं, कुछ सब सेक्शंस होते हैं। तो दक्षिण दिशा में भी एक ऐसी दिशा होती है जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, और पश्चिम दिशा में भी ऐसी एक दिशा होती है जो बहुत बेनिफिशियल होती है। देखिए, आज हम वास्तु की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है ग्रोथ, सक्सेस। और सक्सेस का आज जो एक डेफिनेशन बन चुका है वो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी से, बराबर है, जो एक्चुअली सही नहीं है। बट अगर चलो हम उस एंगल से भी अगर हम बात करते हैं तो 8 दिशा में तो 8 लक्ष्मी होती है, तो सभी दिशाएं शुभ है, है ना। लेकिन कुछ मंडल होते हैं, जब हम वास्तु पुरुष मंडल के लेवल पे जाते हैं तो कुछ जो देवता होते हैं या कुछ शक्तियाँ होती है, उनका इन्फ्लुएंस प्रवेश द्वार के हिसाब से अच्छा नहीं माना गया है। उसके कुछ रीजंस होते हैं। तो मुख्यतः नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, इसके बीच के कुछ मंडल होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। उसके अलावा पश्चिम की एक दिशा होती है अच्छी होती है, और दक्षिण की एक दिशा होती है अच्छी होती है। अब इसमें और एक बात आती है, मतलब आपका कहना ऐसा है कि दक्षिण और पश्चिम में एक ही कोई कॉर्नर है जो अच्छा होता है। correct. इसलिए स्लैंग में अपन ऐसे कह सकते हैं कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की कोई भी आप एंट्री लेंगे तो कोई तकलीफ ही नहीं है। साउथ में एक आधी कॉर्नर अच्छा है तो वो थोड़ा रिस्क फैक्टर है, आपको वास्तु ने को बुलाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फिर ही आप ले सकते हैं वो। एक्चुअली पश्चिम दिशा, वेस्ट डायरेक्शन, और साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा, दोनों के अपने एक एडवांटेजेस भी है। जैसे साउथ डायरेक्शन का जो मेरा अनुभव है इतना साल का, तो उसमें देखा है कि साउथ में जो जिसका प्रवेश द्वार साउथ का होता है, उन्हें स्टार्टिंग के कुछ साल, 4 साल 5 साल बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है। और उसमें भी अगर उस डायरेक्शन का जो मैं उल्लेख कर रहा हूँ, उस दिशा में अगर प्रवेश द्वार आता है और अगर वो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का है, तो उनकी भी ग्रोथ मैंने ऐसी पर्सनली देखी है। ऐसे इंडस्ट्री, उनकी फैक्ट्री का भी मैंने सेटअप किया है, उनका घर भी मैंने देखा है, उनको उसका बहुत बेनिफिट हुआ है। तो ये बेसिकली एक अवेयरनेस की बात है। और उसमें ऐसा भी है कि चलो आपका प्रवेश द्वार ये एक भाग हो गया, मान लीजिए आपका प्रवेश द्वार ईशान का है, नॉर्थ ईस्ट का है, लेकिन अंदर की जो रचना है वो वास्तु के हिसाब से नहीं है, तो बराबर। जैसे किचन है वो अग्नि दिशा में होना चाहिए। अगर अग्नि दिशा में है तो अच्छे बेनिफिट्स देगा, लेकिन उसकी भी एक उपदिशा भी है जहाँ पे वो एक्सेप्ट किया जाता है, जो है वायु तत्व की दिशा है ना, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो उसकी सेकंड पोजीशन है। वैसे बेडरूम का भी है,
तो अगर आपको फर्स्ट पोजीशन में नहीं मिल रहा है और अगर उस ऐसी आपको वास्तु मिल रही है कि उसका एंट्रेंस अच्छा है और किचन की आपको सेकंड पोजीशन मिल रही है, तो आप वैसे भी वास्तु का चुनाव कर सकते हो। और यदि आपको, क्योंकि जो एंट्रेंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नो डाउट, लेकिन एंट्रेंस अगर उसका जो वेटेज है उसको हम 10-15% तक पकड़ सकते हैं, क्योंकि अगर 3 बेडरूम है तो उसमें 3 टॉयलेट आएंगे, 2 मास्टर बेडरूम आएंगे, आपका लिविंग रूम है, आपका मंदिर की पोजीशन है, किचन है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपका पश्चिम का प्रवेश द्वार है और बाकी जो ये इंटरनल अलाइनमेंट है या आंतरिक रचना जो है वो पूरा वास्तु के नियम के हिसाब से है, तो क्या आप ऐसे घर को रिजेक्ट करोगे? तो ये पॉइंट्स कैसे निकालना है? एक तो प्रवेश द्वार है, किचन पोजीशन है, बाकी बेडरूम पोजीशंस में कुछ आप पॉइंट्स दे सकते हैं कि कौन से? डेफिनेटली। अब बेडरूम कौन यूज़ कर रहा है? घर का जो मेन ब्रेड विनर होता है, जो मुख्य पर्सन होता है, जो मेन अर्निंग मेंबर होता है, हाँ, तो वो उसने कौन सी मास्टर बेडरूम यूज़ करनी चाहिए। तो अगर आप उनकी बेडरूम अगर नैऋत्य दिशा में यानी साउथ वेस्ट में या साउथ डायरेक्शन में आती है तो उनके लिए खास बेनिफिशियल होती है। और एट द सेम टाइम अगर घर में कोई सीनियर सिटीज़न है और उनकी अगर बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में आती है तो उनके लिए वो ज़्यादा बेनिफिट करेगी। बच्चों के लिए है तो उनके लिए बेनिफिट करेगी। अगर घर में 2 भाई हैं, जॉइंट फैमिली है, तो जो बड़ा है उसने साउथ वेस्ट की बेडरूम यूज़ करें, और जो छोटा भाई है या बच्चे हैं वो अगर वो साउथ की बेडरूम यूज़ के लिए तो वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, तो बच्चों के लिए नॉर्थ ईस्ट भी अच्छा होता है, साउथ भी अच्छा है। साउथ भी अच्छा है। और मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट इज़ द बेस्ट? साउथ वेस्ट एंड साउथ, इफ़ नॉट साउथ वेस्ट, अगर आपको साउथ में मिल रहा है तो भी अच्छा है। और मंदिर की पोजीशन? हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मंदिर को लेके काफ़ी लोग अवेयर हैं, कॉन्शियस है, बट उसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कि मंदिर की जो पोजीशन है वो नॉर्थ से लेके ईस्ट तक अच्छी मानी गई है। मतलब नॉर्थ के कुछ मंडल, नॉर्थ ईस्ट का एक मंडल और ईस्ट के कुछ मंडल, इनमें अच्छी मानी गई। अब दूसरी ये हो गया जोन, मैं जोन की बात कर रहा हूँ। सेकंड चीज़ है उसमें वो कहते हैं फेसिंग। तो फेसिंग जो है वो आपकी फेसिंग जो है वो नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए क्या होता है कि मंदिर का जो वास्तुशास्त्र है, जो हम बाहर मंदिर जाते हैं उसके वास्तुशास्त्र के नियम कुछ और है। वहाँ पे मूर्ति जो है या वो मंदिर जो होता है उसका जो प्रवेश द्वार होता है वो पूर्व की तरफ होता है। हाँ। और जो हम घर के मंदिर की बात करते हैं, देवघर जो है, पूजा रूम है, जब हम उसकी बात करते हैं तो पूजा रूम कहाँ होनी चाहिए? तो नॉर्थ ईस्ट में। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे ध्यान लगाते हैं, वहाँ पे हम मंत्रों का जप करते हैं, है ना। तो वहाँ पे आपका ध्यान लगना चाहिए, इसलिए आपका जो फेसिंग है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो, ईस्ट की तरफ हो और या नॉर्थ की तरफ, क्योंकि आप भगवान से कुछ मांग रहे हो, आप वहाँ पे मेडिटेट कर रहे हो, इसलिए नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर सबसे अच्छा क्या है, क्योंकि वो जल तत्व की भी दिशा है, वहाँ से कॉस्मिक एनर्जी आती है, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। भले ही फिर भगवान का जो मुख है वो पश्चिम में हुआ तो भी चलता है। अब इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं घर की सेंटर पोजीशन, यानी वास्तुशास्त्र के लैंग्वेज में, भाषा में उसे ब्रह्मस्थान बोलते हैं। तो ब्रह्मस्थान एक कोई सेंटर नहीं होता है, मतलब एक सेंटर पॉइंट नहीं होता है, उसका जो इन्फ्लुएंस होता है वो पूरा आपका जो बिल्टअप एरिया है उसका 1/9 पोर्शन होता है, मतलब पूरा बिल्टअप एरिया का 11% जो एरिया है उसे ब्रह्मस्थान कहते हैं। तो ब्रह्मस्थान की जो ऊर्जा होती है वो घर में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि एक तो सभी जो दिशा है वो वहाँ पर इंटरसेक्ट होती है, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, वहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएट होता है। और ब्रह्मस्थान से ही सभी ऊर्जा का निर्माण होता है जो अलग अलग लेयर्स में जाती है। जैसे जो ब्रह्मस्थान होता है उसे ब्रह्मविति कहते हैं, फिर उसके बाद में आता है देवविति, उसके बाद में आता है मनुष्यविति, उसके बाद में आता है पिशाचविति। तो जो एनर्जी का चैनलाइजेशन होता है वो ब्रह्मस्थान से ऊर्जा क्रिएट होकर वो बाहर के आउटर लेयर्स में जाती है। तो अगर आपके ब्रह्मस्थान में डिफेक्ट आ गया, यानी किस टाइप का डिफेक्ट आ गया, समझो ब्रह्मस्थान में पिलर आ गया, या आपके ब्रह्मस्थान में डक्ट आ गया, ब्रह्मस्थान में टॉयलेट आ गया, ब्रह्मस्थान में ही किचन का गैस का प्लेटफॉर्म, गैस हॉब और फ्रिज आ गया, तो ये एक अलग टाइप का वास्तु दोष क्रिएट करता है। और उस वजह से ब्रह्मस्थान की एनर्जी में ही डिफेक्ट आ जाता है। ब्रह्मस्थान में आइडियली क्या होना चाहिए? ब्रह्मस्थान आइडियली ओपन टू स्काई और लाइट वेट होना चाहिए। अब वो प्रैक्टिकली ओपन टू स्काई होना तो पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ फ्लैट, सही है। तो हम उसे क्या कहेंगे, वो उसे नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। उस वहाँ पे कम से कम हेवीनेस आना चाहिए, या वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस नहीं आना चाहिए, स्पेशली फ्रिज और जो गैस है, गैस का जो बर्नर है वो वहाँ पे नहीं आना चाहिए। और मैंने आजकल में फ़िलहाल कई फ्लोर प्लान्स के थ्रू देखा हूँ, मुंबई में है, पुणे में मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, कई लोग प्रॉपर्टी खरीदने के पहले मुझे प्लान दिखाते, तो मैंने स्पेशली एक ऑब्जर्व किया है
कि ब्रह्म स्थान में कहीं ना कहीं जाके टॉयलेट आ रहा है, स्पेशली कॉमन टॉयलेट जो है उसका जो कॉमोड है वो ब्रह्म स्थान में आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट करता है। अब ब्रह्म स्थान में वास्तु दोष क्यों नहीं होना चाहिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक हिस्ट्री है। ब्रह्म स्थान, आपने महाभारत सबको पता है, महाभारत का स्टोरी पता है कि जो कौरव थे उनको पांडवों को कुछ राज्य नहीं देना था, करेक्ट है ना। तो उसके अब पांडव जीतना चाहिए या पांडव जीतेंगे श्री कृष्ण जी को पता था, और उन्होंने वास्तुशास्त्र का आधार लेकर जो इंद्रप्रस्थ है उस समय जो था उसके हिसाब से जो ब्रह्मस्थान था वहाँ पे एक तालाब बनाया छोटा सा। तो आपको स्टोरी पता होगी कि दुर्योधन आता है, वो गिरता है, फिर द्रौपदी उस पर हंसती है और वहाँ से पूरा महाभारत ट्रिगर होता है। तो वो जो था ब्रह्मस्थान, वहाँ पे वो गड्ढा और पानी आया था, तो वो जो दोष था उस वजह से भी कौरव नहीं जीत सके और उनके पूरे वंश का नाश हुआ। तो इसलिए ब्रह्मस्थान का अपना एक अलग महत्व है। ऐसी और भी कुछ कथाएं हैं। ओके। तो अगर ऐसा किसी फ्लैट में आ जाता है तो ब्रह्मस्थान आप जो बोल रहे हैं, जो डायगोनल जहाँ कनेक्ट होता है जो सेंटर, वही ब्रह्मस्थान है? नहीं, उस जैसे मैंने कहा कि उसका 1/9 पोर्शन पूरे एरिया का, मतलब अगर आप वो रेक्टेंगल आपने बना लिया, फिर उसको आप 3 वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल पार्ट में अगर डिवाइड करते हो तो सेंटर का जो पोर्शन आता है वो 1/9 पोर्शन जो है वो पूरा एरिया ब्रह्मस्थान का है। तो कॉन्शियसली वहाँ पर टॉयलेट अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने अभी कॉस्मिक एनर्जी कहा ब्रह्मस्थान से निकलती है, तो ये कॉस्मिक एनर्जी एग्जैक्टली क्या एनर्जी है? मतलब मैग्नेटिक एनर्जी है कि कोई और कॉस्मिक एनर्जी है, और उसका वास्तु से क्या रिलेशन है? ब्रह्मस्थान से जो ऊर्जा निकलती है वो हमें कॉस्मिक एनर्जी नहीं कह सकते। कॉस्मिक एनर्जी जो यूनिवर्स से आती है उसे हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। तो कॉस्मिक एनर्जी आती है वो आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। जैसे एक सोलर एनर्जी है जिसमें हम वास्तु का जब विश्लेषण करते हैं या परीक्षण करते हैं उसमें हम देखते हैं कि दिशाएं कैसी है। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि उसमें एयर लाइट वेंटिलेशन कैसा है। तो वो हो गया आपका सोलर एनर्जी जो ईस्ट वेस्ट आती है। फिर आपके जो शरीर पे जिसका प्रभाव होता है वो होता है पृथ्वी का जो चुंबकीय तत्व होता है, चुंबकीय जो ऊर्जा होती है, मैग्नेटिक एनर्जी। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, वो उसका जो फ्लो होता है नॉर्थ साउथ होता है। अब उसके बीच की जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, वहाँ से कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो होता है, और ये भी एक रीज़न है कि वहाँ पर मंदिर होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं ये जो कॉस्मिक एनर्जी है ये मैग्नेटिक एनर्जी और सन एनर्जी, सोलर एनर्जी का डिफरेंट है, से अलग है। ओके। जो हम नॉर्थ ओरिएंट करते हैं ये तो हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ही ओरिएंट करते हैं, हाँ बराबर है ना? जो अपना नॉर्थ होता है वो मैग्नेटिक नॉर्थ ही होता है वो तो, हाँ ठीक है। और सोने की दिशा के बारे में और मिरर के बारे में भी लोगों का बहुत मानना है कि मिरर कहाँ होना चाहिए और सोने की दिशा, इसके बारे में थोड़ा एनलाइटन कीजिए। सोने की दिशा ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो सिर है वो हमेशा दक्षिण की तरफ होना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिकली हमारा जो सिर है उस हेड है उससे हम नॉर्थ पोल कंसिडर करते हैं, और इसीलिए जो सिर है वो दक्षिण की तरफ और पैर उत्तर की तरफ होना चाहिए ताकि वो मैग्नेटिक अलाइनमेंट में आए। क्यों? क्योंकि हमारे हमारे शरीर में होता है ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, करेक्ट है ना। हीमोग्लोबिन क्या है? आयन है, और चुंबक या मैग्नेट किस पे काम करता है? करेक्ट, आयन पे। तो ये वन ऑफ द रीजंस है उसका। लेकिन अगर आपका सिर जो है वो अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आप मेडिटेशन करते हो और आपका सिर अगर पूरब की दिशा में है तो भी चलता है। ओके। तो सोने की दिशा में सर साउथ या ईस्ट? हाँ, क्योंकि अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया है हम हमारे शरीर को एक ऊर्जा के रूप में भी देखते हैं, एक एनर्जी है, एक एक्टिविटी है। लेकिन जब कोई आदमी मृत हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है हम उसे क्या कहते हैं? जब उसमें से एनर्जी निकल जाती है, प्राण निकल जाते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उस बॉडी को हम कैसे रखते हैं? पैर जो है वो दक्षिण की तरफ होते हैं और सिर उत्तर की तरफ होता है। ओके। क्योंकि वास्तु के नियम के हिसाब से दक्षिण दिशा जो होती है वो यम देवता की होती है। ओके। और यम देवता किस? मृत्यु के देवता है। ओके। तो ये भी एक उसके पीछे रीज़न है। ओके। अभी मिरर का क्या महत्व है और मिरर कहाँ प्लेस करना चाहिए? मिरर देखिए ज़्यादा करके ड्रेसिंग टेबल में यूज़ होता है, या आजकल मैं ये भी देख रहा हूँ कि कई लोग वास्तु का करेक्शन के लिए भी मिरर का इस्तेमाल, आईने का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो ज़्यादा नहीं करता हूँ कि उसके पीछे बहुत कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ लिमिटेशन होते हैं कि मिरर एक्चुअली किस दिशा को रिफ्लेक्ट कर रहा है, आप किस दिशा में रख रहे हो, उसके बैक साइड में क्या है, और उस मिरर लगाने के बाद में उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, मिरर क्यों लगाना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि मिरर जो है वो जल तत्वों को रिप्रेजेंट करता है। ओके।
तो कौन सी दिशा में होनी चाहिए? देखिए, कई बार मैंने देखा है कि कट को करेक्शन करने के लिए भी मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, ओके। है ना। लेकिन आपको मिरर यूज़ करने के टाइम एक ध्यान रखना है कि अगर आप बेडरूम में मिरर यूज़ कर रहे हो तो उसे कवर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका बेड का जो रिफ्लेक्शन है वो मिरर में नहीं आना चाहिए। ओके। और दूसरी चीज़ ऐसा है कि आपने मंदिर आपने ईशान में रखा है और उसके ऑपोजिट में आपने मिरर रख दिया, बराबर, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आपका जो प्रवेश द्वार है वो अच्छी दिशा में है, उससे एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके घर के अंदर हो रहा है, उसके एग्जैक्टली सामने अगर आप मिरर लगा दोगे, आईना लगा दोगे, करते हैं लोग तो क्या होगा कि मिरर क्या करता है, मिरर किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो आइडियली मिरर आप कह रहे हैं कि बेड के सामने नहीं रहना चाहिए रिफ्लेक्शन, और अच्छे दिशा के सामने नहीं रहना चाहिए, ना मंदिर के सामने रहना चाहिए मिरर। एंट्रेंस प्रवेश द्वार के सामने भी होना, अगर आप प्रवेश द्वार अच्छा है तो नहीं रहना, वहाँ पे भी अवॉइड करना और मिरर कवर करना चाहिए। आइडियली तो मिरर कवर होना चाहिए, ये आपका कहना है। और आजकल इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते समय मिरर को इस तरफ से ड्रेसिंग टेबल को इस तरफ से डिज़ाइन करते हैं कि मिरर अंदर होता है, हाँ, वो हिडन होता है, हाँ, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड आइडिया। ओके। नहीं, आजकल मिरर का पैनलिंग भी बहुत हो रहा है, तो मिरर क्योंकि ग्लास का यूज़ इतना होता है कि दिखने में फिर वो लग्जरियस दिखता है। एंट्रेंस में भी लोग यूज़ कर रहे हैं मिरर्स। देखिए, कैसा होता है कि घर की बात अलग होती है, पब्लिक प्लेस की बात अलग होती है। अगर आप पब्लिक प्लेस में देखोगे तो वहाँ पर लोग टेम्पररी आते हैं, कुछ देर के लिए आते हैं, कुछ फंक्शन अटेंड करते हैं, जैसे वेडिंग हॉल है ना, सभागृह है, वहाँ पे आप मिरर यूज़ करेंगे, उसमें रिफ्लेक्ट होता है थोड़ा सा, एक वहाँ पे भीड़ होती है, उसमें स्पेस भी दिखना ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे उस चीज़ का इस्तेमाल करना, उसका लॉजिक अलग है, वो इंटीरियर पर्सपेक्टिव है, उसमें इतना इफेक्ट नहीं करेगा कि लोग वहाँ पे टेम्पररी कुछ फंक्शन अटेंड के लिए कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए आते हैं, है ना। एट द सेम टाइम अगर आप ज्वेलरी के शॉप की बात करो तो वहाँ पे मिरर रखना इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है, क्योंकि उनको सिक्योरिटी के हिसाब से देखना भी पड़ता है कि एंगल से कि कौन क्या कर रहा है, वो उनको दिख के आता है, और ज्वेलरी देखना भी पड़ता है ना, देखना भी पड़ता है ना। तो वहाँ पे भी लोग टेम्पररी आते हैं। अब अगर सलून की बात कर रहे हैं तो सलून में भी मिरर यूज़ होता है, बहुत ज़रूरी है। तो फंक्शन और टाइमिंग दोनों का अलग है, तो उस हिसाब से वो कितना इम्पैक्ट करेरेगा, किस पे इम्पैक्ट करेगा, वो देखना ज़रूरी है। फिर भी अगर उसी में भी अगर कमर्शियल में आप सही तरीके से उसका इस्तेमाल करते हो तो वो भी उस ओनर के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ओके। अभी कमर्शियल जगहों की बात करते हैं, रेसिडेंशियल तो आपने टिप्स दे दिए। कमर्शियल में अगर कोई ऑफिस अपना सेट कर रहा है तो अपना कैबिन किस तरफ रखे, कैसे किस तरफ बैठ के बात करे, और एंट्री क्या रखे, वाटर प्लेस, टॉयलेट प्लेस, और स्टाफ को कैसे रखें? देखिए, कुछ बेसिक नियम जो है वास्तु के, वो आपका रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, इंडस्ट्रियल हो, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स वैसे ही हैं। एंट्रेंस के बारे में है ना, ब्रह्म तत्व के बारे में। लेकिन आप जब कमर्शियल की बात करते हो तो कमर्शियल के केस में जो बॉस होता है या मेन पार्टनर होता है, जो मेन वर्किंग पार्टनर होता है, उसका जो उसको क्या करना है, उसे बिज़नेस को रन भी करना पड़ता है, उसको बिज़नेस का प्लानिंग भी करना है, और उसे एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल भी करना है या उनको गाइड करना है रेदर। तो उसका विजिलेंस भी होना चाहिए, उस ओनर का उन पर कंट्रोल भी होना चाहिए। और इस हिसाब से अगेन साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है ये बहुत अच्छी मानी गई है। और कुछ कैबिन फॉर इस केबिन कुछ हद तक आप साउथ और साउथ ईस्ट के बीच की जो दिशा होती है वो होती है साउथ साउथ ईस्ट, उस दिशा में भी केबिन बनाते हो, अच्छा है। अगर आपका जो ऑफिस एक नॉर्मल ऑफिस ना हो कि अगर आप इंडस्ट्रियल ऑफिस है जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, एचआर डिपार्टमेंट है, एडमिन है, अकाउंट्स है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, रिसर्च डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, तो वास्तु के हिसाब से आप उनकी भी अरेंजमेंट प्रॉपरली कर सकते हो, उनको भी ऐसी पोजीशन दे सकते हो ताकि उनकी एफिशिएंसी जो है, वो जो काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी बढ़े। मार्केटिंग सेल्स के पीपल हो तो उनकी एफिशिएंसी बढ़े, अगर कोई रिकवरी डिपार्टमेंट है उनकी एफिशिएंसी बढ़े, अगर क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट है उनकी एफिशिएंसी बढ़े। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट किस एरिया में होना चाहिए? अकाउंट डिपार्टमेंट नॉर्थ में भी कर सकते हैं और साउथ ईस्ट में भी कर सकते हैं। और बॉस किस तरफ देख के बात करें, मतलब? हाँ, तो नॉर्मल कोई भी बॉस हो या कोई भी एम्प्लॉय हो, अगर उनका फेसिंग जो है नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ हो तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मतलब एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी है उनको जो एक विजुअलाइजेशन चाहिए होता है, उनके लिए वो बेनिफिशियल होता है। और जो पैसा होता है या तिजोरी होती है वो दोनों रेसिडेंशियल और कमर्शियल कहाँ रखनी चाहिए? सबसे आइडियल क्या है? आइडियल तो दक्षिण दिशा या
नैऋत्य दिशा है ये उसके लिए आइडियल है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी तत्व की दिशा है, ये स्टेबिलिटी की दिशा है। धन की हमको स्टेबिलिटी चाहिए, मूवमेंट कम चाहिए, है ना, इसलिए हम तिजोरी की प्लेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक और ऑप्शन भी है जो है उत्तर दिशा का। नॉर्थ डायरेक्शन कुबेर जी की है। अब कुछ कुबेर जी कौन है? कुबेर वेल्थ मैनेजर है, गॉड ऑफ वेल्थ है, ही मैनेजेस द वेल्थ। तो आप उस दिशा में भी तिजोरी का प्लेसमेंट कर सकते हो। सर ये हमेशा जब हम दिशा देखते हैं, कुबेर और ये सब देखते हैं, तो एक वास्तु पुरुष या वास्तु मंडल का एक आंखों के सामने वो एक नक्शा आ जाता है। वो एक्चुअली क्या कहानी है, वास्तु पुरुष है क्या, और जो वास्तु पूजन हम करते हैं तब हम उसे कुछ बेरी करते हैं या क्या ध्यान में रखना चाहिए? वास्तु पूजा के बारे में और एक चीज़ ऐसे भी पूछना है कि उस दिन सत्यनारायण पूजा भी होती है या गणपति पूजा होती है या वास्तु पूजा ऑल टोटली डिफरेंट होती है? तो क्या पूजा करनी चाहिए एंट्रेंस के टाइम? मतलब शांति भी कई लोग कहते हैं, तो क्या है एग्जैक्टली? तो वास्तु पुरुष जो है इनकी जो निर्मित हुई थी या उत्पन्न हुए थे, वो ऐसा कहा जाता है कि शिव जी के एक पसीने के बूंद से हुए थे। और उनमें काफ़ी शक्ति थी। और उसका दुरुपयोग हो रहा था। फिर देवता आए, शिव जी का रिक्वेस्ट किया कि महादेव जी ऐसा ऐसा है। तो एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो उन्होंने उन्हें पृथ्वी पे भेज दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप जहाँ पर भी रहोगे, जिस घर में आपका पूजन होगा या आपकी स्थापना होगी, आप उनकी जो इच्छा है उससे आप तथास्तु कहेंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि वास्तु बोलते हैं तथास्तु, है ना। तो उनको वो एक आशीर्वाद भी दिया गया है। और जब उन्हें पृथ्वी पे भेजा, भूलोक पे, तो उन्हें उनका जो पोजीशन थी वैसी थी कि उनका जो फेस था वो ज़मीन की तरफ, बराबर, आकाश की तरफ नहीं, ज़मीन की तरफ। और उनका जो सिर है वो ईशान कोण की तरफ, और पैर जो है वो साउथ वेस्ट में है ना, नैऋत्य कोण की तरफ। ऐसा किया। और उनके ऊपर जो वास्तु के आगे होता है वास्तु पुरुष मंडल। तो वास्तु मंडल जो है उसके ऊपर आप देखें कई देवता हैं, कई डेटीज़ हैं। उसमें से कुछ असुर हैं, कुछ देवता हैं, कुछ देवी हैं। तो उनका स्थान उसके ऊपर, मतलब वो लेटे उल्टे, उसके ऊपर वो देवता का स्थापना हुई। तो वो देवता जो है वो 45 देवता है। और वो 45 देवता है ना आपके वास्तु के 45 एनर्जी पॉइंट्स हैं। तो वही पूरा की ऑफ वास्तु है क्या, वो जो मंडल है वो वास्तु? यस, वो डीप है। वो एक सेकेंड लेवल या और डीप में अगर आप वास्तु जानना चाहते हो तो आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा। मतलब दिशाओं से परे आगे वास्तु मंडल का भी आपको विचार करना चाहिए। अब हम बात करते हैं वास्तु पूजन की। तो वास्तु पूजन में क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है? देखिए, आप कोई भी मकान का निर्माण करते हो तो उस समय वास्तु पूजन किया जाता है, ये आपको पता है। तो वास्तु पूजन क्यों करना चाहिए? क्योंकि उस ज़मीन में कई जीव जंतु होते हैं। जब आपने उनका वो रहने का स्थान था, करेक्ट, आपने जब वहाँ पे खुदाई की तो कुछ ना कुछ आपके हाथ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके सांप भी जाने अनजाने में उनका जो रहने का जो स्थान था वो डिस्टर्ब हुआ है। कंस्ट्रक्शन करने के टाइम कई बार तोड़फोड़ होती है। अगर रिनोवेशन है तोड़फोड़ होती है। कंस्ट्रक्शन करने के टाइम वहाँ पे कुछ लेबर्स रहते हैं जो वहीं पे रहते हैं, वहीं पे तब तो टॉयलेट नहीं होता है, तो वहीं पे उस जगह पे इस्तेमाल होता है। कुछ इम्प्योरिटीज़ क्रिएट होती है, तो उस घर के जो वाइब्रेशन होते हैं वो डिस्टर्ब हुए होते हैं। आप जब वास्तु पूजन करते हो तो वहाँ के घर के वाइब्रेशंस तो इम्प्रूव होते ही हैं, वहाँ पे एक सकारात्मक ऊर्जा का भी निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि जब आप वास्तु पूजन करते हो तो गणेश पूजन होता है, नवग्रह की पूजा होती है, वास्तु पुरुष की पूजा होती है, और वास्तु के जो 45 देवी देवता हैं मैंने बताए, और जो शक्तियाँ होती है उनका भी पूजन होता है। जो अगर आप देखोगे जो गुरुजी होते हैं वो अलग अलग चौरंग या पार्ट रखते हैं, उसके अलग अलग कलर के सेक्शंस होते हैं, तो वो देवता की भी उसमें पूजा होती है। उसके बाद में कुछ लोग सत्यनारायण की पूजा करते हैं, प्रसाद, क्योंकि सत्यनारायण देवता को भी एक आशीर्वाद देने वाली देवता माना गया है, उसकी भी एक अलग स्टोरी है। तो कुछ लोग ने प्रण लिया होता है कि मैं सत्यनारायण कथा करूँगा, तो फिर लोग करते हैं। सर, ये जो वास्तु पुरुष है जिसकी हमने अभी कहानी सुनी है और उसके वजह से मंडल आए हैं, इन सब को कोई साइंटिफिक बेस आ रहा है कि नहीं? क्योंकि कई लोग हैं जो विश्वास नहीं करते, कहते हैं ये साइंस नहीं है। तो उन लोगों के लिए कैसे हम कन्विंस कर सकते हैं कि ये साइंस का ही पार्ट है? जब हम साइंस की बात करते हैं ना, तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि वो रेशनल होना चाहिए, मतलब इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, उसके पीछे कुछ होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए। वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल भी होना चाहिए ना। वो
बेनिफिशियल भी होना चाहिए, करेक्ट, ग्लोबली एक्सेप्टेबल भी होना Correct. चाहिए। तो वास्तु के जो नियम हैं ये सभी के लिए सेम है। सी वास्तु शास्त्र का जो उद्देश्य है हाँ, वो लोगों के हित में, मतलब उनके घर में सुख शांति संपन्नता लाना, करेक्ट, ये बेसिकली वास्तु का Correct. उद्देश्य है। करेक्ट, जो इंसान है हाँ, उनकी जो इच्छाएं होती हैं, हाँ, जो इच्छाएं पूर्ण करने के लिए हाँ, वास्तु की ज़रूरत होती है। हाँ, वास्तु हाँ, के शास्त्र, क्योंकि देखो आज इंसान जो है वो एक घर में रह रहा है, Correct. उसकी फैमिली के साथ में, Correct. उसकी कुछ कामनाएं हैं, मेरे पास अच्छा जॉब होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, एक लाइफस्टाइल होना चाहिए, तो ये उसकी कामनाएं हैं। वो इच्छा पूर्ति के लिए प्रकृति के कुछ नियम हैं, उसके अनुसार अगर आप वास्तु की रचना करें या वो हो आपके घर में, तो आपकी प्रकृति की जो शक्तियाँ हैं वो आपको नेचुरली उन चीज़ों को अचीव करने के लिए आपको नेचर हेल्प करेगा, मदद करेगा, तो आप अचीव करोगे। तो अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ नियम है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ग्लोबली किधर भी एप्लीकेबल है। तो हम इंसान की बात कर रहे हैं, तो इंसान तो पूरी दुनिया में है, इसका कोई रिलीजन से कोई संबंध नहीं है। अगर हम ये इसमें और एक चीज़ होता है कि परमानेंट होना चाहिए। जैसे अभी 9 ग्रह हैं, ये परमानेंट है ना। सोलर एनर्जी है, सन उसी दिशा से उगता है जिसे हम नॉर्मेटिव कहते हैं, मतलब कोई नियमबद्धता होती है, नॉर्मेटिव कहते हैं। तो सन वहीं से सनराइज होगा, इधर ही सनसेट होगा, नॉर्थ पोल इधर ही आपका फिक्स है। तो कुछ चीज़ नॉर्मेटिव भी है, ये चीज़ प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है। अगर आप पूर्व की दिशा में विंडोज़ देते हो या एंट्रेंस देते हो तो वहाँ से सोलर एनर्जी आएगी। तो कुछ चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें, और ये कॉमनली एप्लीकेबल है। तो इसीलिए डेफिनेटली ये साइंस है। एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है वे जो है वास्तु को मेटाफिजिकल साइंस कहते हैं। तो मेटाफिजिकल यानी क्या? समथिंग विच इज़ बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ फिजिक्स। ओके, साइंस क्या कर रहा है? साइंस एक लेवल तक पहुंचा है, वो एक्सप्लोर कर रहा है। बराबर, जैसे हमारे शास्त्र में भूगोल एक शब्द यूज़ होता है, करेक्ट है। तो मतलब भू है ना जमीन, भूमि, गोल है ना पृथ्वी गोल है। और वेस्टर्न साइंस ने कब एक्सप्लोर किया? बहुत जब गैलीलियो ने किया। लेकिन हमारे शास्त्रों में तो कई सालों से लिखा है भूगोल है, नवग्रह है, 9 प्लैनेट्स है, या बेसिकली 7 प्लैनेट जो है उसका उल्लेख है। हमारे एस्ट्रोनॉमी ने एक्सप्लोर किया कि दीज आर द 7 प्लैनेट्स। तो साइंस डेफिनेटली इंप्रूव कर रहा है, बट आज भी साइंस को बहुत एक्सप्लोर करने का स्कोप है, क्योंकि हम जो एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे 5 सेंसेस से करते हैं, और हमारा जो विजुअलाइजेशन होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, बट देयर इज अगेन 4 डायमेंशन टू इट। देयर आर मल्टी डायमेंशंस टू इट रादर। अभी पैरेलल यूनिवर्स की भी बात कर रहे हैं। तो साइंस हैज़ टू गो टू दैट लिमिट्स ऑल्सो। सो डेफिनेटली इट इज़ साइंस, बट इट इज़ कॉल्ड एज अ मेटाफिजिकल साइंस। ओके सर, जो भारत का जो पोजीशन है ऑन अर्थ, तो उसके हिसाब से यहाँ का वास्तु लिखा गया है, तो ये सेम रूल्स फॉलो होंगे यूएसए, यूके या यूरोप कंट्रीज़ में? यस, मैक्सिमम एक्सटेंट यस, बट वहाँ पे कुछ क्लाइमेट की भी चीज़ें होती हैं, उस हिसाब से भी कुछ चीज़ों का चेंजेस होगा। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कि किचन की बात किया था हमने, तो किचन अग्नि दिशा में होना चाहिए, क्योंकि अग्नि तत्व है। नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट, हाँ साउथ ईस्ट। तो अग्नि दिशा साउथ ईस्ट की होती है, लेकिन किचन साउथ ईस्ट में क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर आप देखोगे इंडिया जो है, आपने सही कहा, इंडिया जो है पृथ्वी के नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, करेक्ट, टिल्टेड भी है, करेक्ट, कुछ 20 to 23 डिग्रीज टिल्ट भी है, ओके, है ना। तो अगर आप देखोगे कि मॉर्निंग में जो सन की पोजीशन होती है लगभग 8 बजे से लेके 11-12 बजे तक, वो साउथ से ईस्ट के बीच में होते हैं, साउथ ईस्ट जोन में ही होता है सूरज का पोजीशन। अब इस समय घर में क्या एक्टिविटी होती है? जो घर की जो महिलाएं हैं, है ना, वो सुबह उठ के साफ़ सफाई करती है, सुबह उठ के नाश्ता बनाती है परिवार के लिए, परिवार के लिए खाना बनाती है, उसका टाइमिंग वही है। तो उससे एक ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और वहाँ पे जो मॉर्निंग की जो सनलाइट आता है, जो सोलर आता है, सोलर एनर्जी जो आती है, वो सूर्य किरणों में अल्ट्रावायलेट लाइट होती है। तो किचन में जो प्यूरिफिकेशन का भी काम वो करता है, बराबर है। तो इसलिए किचन अग्नि दिशा में होना ज़्यादा महत्व है। बराबर है। और विटामिन डी भी तो होता है, विटामिन डी भी तो होता है। आप जब पानी का जो फिल्टर होता है उसमें भी यूवी लाइट होती है, करेक्ट है, कैंडल यूज़ होती है, तो उसके पीछे बहुत साइंटिफिक रीज़न है। और ये फेंगशुई और वास्तु में कोई रिलेशन है? फेंगशुई और वास्तु में हाँ डेफिनेटली रिलेशन है, पर मैं ये कहता हूँ कि फेंगशुई अभी भी आया है 5-6 हज़ार साल पहले,
शायद उससे भी बाद में आए। बट जो हमारा वास्तु शास्त्र जो है ये कई साल पुराना है, 10,000 साल पुराना भी है। देखो पहले कैसा होता था कि जो नॉलेज है वो श्रुति और स्मृति द्वारा कम्युनिकेट होता था। Correct. श्रुति यानी सुन के और स्मृति यानी याद रख कर। बराबर। फिर बाद में उसका डॉक्यूमेंटेशन होने लगा। बराबर। तो एक्चुअली जो हम लोगों ने पीरियड निकाला है हाँ। डॉक्यूमेंटेशन का, हाँ। हमें उतना ही ऑन पेपर पता है, Correct. लेकिन ये साइंस बहुत पुराना है। ओके। इसके नियम बहुत पहले लिखे गए Okay. लेकिन वो लिखे नहीं गए थे, वो श्रुति से सुन के या मेमोराइज करके याद रखे, और या तो फिर उसे कम्युनिकेट किया था, पास ऑन किया गया था, Correct. है ना। अब ये तो हो गया वास्तु की हिस्ट्री के बारे में, हाँ, कितना हाँ। पुराना है। हाँ। और वास्तु से ही फेंग शुई का जन्म हुआ है। ओके। जब हमारे मेडिटेशन करके बुद्ध जो है हाँ। वो तिब्बत और चाइना की तरफ गए थे, हाँ, हाँ। तो वहीं से चाइना ने उसे कस्टमाइज़ किया है। हाँ। पर अगर आप देखोगे कि हमारे वास्तु में हम जो देवी देवताओं को मानते हैं, ओके। वो किसे मानते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। करेक्ट। फेंग शुई में किसे मानते हैं? नॉलेज नहीं है। हाँ, तो उसे लुक फाक शुई ऐसा कुछ नाम है, हाँ, हाँ। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। हाँ, लुक फ्लोर शू ऐसा कुछ नाम है हाँ, उनका। हाँ। वो देवी, तो वो कौन है? वो 3 यही देवता हैं। अच्छा। अब इसके बियॉन्ड अगर हम जाएंगे कि फेंग शुई में हैप्पी मैन रखा जाता है। हाँ। हैप्पी मैन है, उसके पास पोटली है, इज हैप्पीली, है ना, आजकल रिच उसकी एंड मूर्तियाँ भी बहुत यस रखे हैं। हाँ। यस। तो ये कौन है? ये हमारे कुबेर देवता ही हैं। अच्छा। जो वेल्थ मैनेजर हम थोड़ी देर हाँ, पहले हाँ, बात कर हाँ, रहे थे, हाँ। तो कुबेर देवता ही है। हाँ। तो उसे ट्विस्ट किया गया है। ओके। फिर उसमें फेंग शुई का और एक चीज़ आती है कि एक 3 पैर का मेंढक बोलते हैं। हाँ। अगर हम देखेंगे हमारे मंदिर में, हाँ। हम जो श्री कृष्ण जी की बाल कृष्ण की मूर्ति Correct, रखते हैं, हाँ। वो कैसी है? एक हाथ में माखन है, हाँ। एक हाथ नीचे है, हाँ। और 2 पैर है। हाँ। हाँ। तो उसी को ट्विस्ट करके कन्वर्ट किया गया है, ओके। ये मेरा मानना है। ओके। और ये एक अच्छा हुआ है कि फेंग शुई का जो है हाँ। वो उन्होंने मार्केटिंग बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग किया है। और हम भारतीयों को एक आदत है हाँ। कि वेस्टर्न या जो वेस्ट से आ रहा है या फॉरेन कंट्रीज से जो आ रहा है, हम उसे जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। Correct है। पर मैं आपके इस चैनल से एक मैसेज देना चाहूँगा पब्लिक को कि हमारा शास्त्र बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत डीप है, बहुत प्रूवन है और बहुत पुराना भी है। ओके। और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। ओके। तो वास्तु के जो नियम हैं उसको आप आसानी से इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो फेंग शुई की जगह अगर आप वास्तु शास्त्र के नियमों को फॉलो करें ओके। तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे That और is आप more कर than सकते हैं। एंड यू शुड बी प्राउड दैट यू Yeah. हैव सच अ कल्चरल हेरिटेज एंड बराबर। सच अ स्ट्रॉन्ग साइंस, जिसका बेनिफिट आपके घर में एक सुख शांति हार्मनी क्रिएट करने के लिए आप इजीली कर सकते हो। वास्तु दोष जो हैं किसी के घर में, जिन्हें अभी रियलाइज़ हुआ है घर लेने के बाद, या जिन्हें मतलब समझ नहीं आ रहा है पूरी तरह चेक करने को, तो फिनेंशियल स्टेटस भी नहीं रहता उनका, तो उन्हें कुछ रेमेडीज़ हैं क्या, मतलब उसे ठीक किया जा सकता है? हाँ, बहुत साल पहले जब वास्तु के नियम में तोड़फोड़ किया जाता था, तो अब वो वैसा नहीं है। अभी काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, काफ़ी रिसर्च हो चुकी है। तो बेसिकली वास्तु में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, हम उस पर एक बात करेंगे पहले। तो जैसे हमने कुछ देर पहले बात किया, डायरेक्शंस है, कुछ जोन्स है, 16 जोन्स होते हैं। सोलर एनर्जी है, मैग्नेटिक है ना, कॉस्मिक एनर्जी है। फिर उसके बाद में एक जियोपैथिक स्ट्रेस भी होता है, कलर्स का इफेक्ट है, नवग्रह का अस्तित्व होता है ना। तो ये सब चीज़ों का, एयर लाइट वेंटिलेशन है, तो इन सब का इम्पैक्ट पड़ता है। अभी मान लो अगर एग्जिस्टिंग फ्लैट है, उसमें खिड़कियां तो है पूर्व की दिशा में, लेकिन हेवी कर्टन्स लगा के रखे हैं ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट में, तो क्या होगा? वो नेचुरल ब्लॉक होगा। सिंपल आप कर सकते हो कि वहाँ पे लाइट या ट्रांसपेरेंट कर्टन्स का इस्तेमाल करें। या जो पंचतत्व है, जैसे हमारे शरीर में पंचतत्व है, वैसे ही वास्तु में पंचतत्व का अस्तित्व है। जैसे ब्रह्मस्थान में स्पेस एलिमेंट है, नॉर्थ ईस्ट में जल तत्व है, अग्नि दिशा में अग्नि तत्व है, वायु दिशा में वायव्य दिशा में वायु तत्व है, नैऋत्य दिशा में पृथ्वी तत्व है। तो उसके आप कैसे बैलेंस करें? वेट बैलेंसिंग से। जैसे पृथ्वी तत्व है वो स्टेबल है, हेवी है, तो वहाँ पे आप हेवी सामान रखें। नॉर्थ ईस्ट को आप लाइट रखें। नॉर्थ ईस्ट में आप पानी का कुछ स्रोत निर्माण करें, या नीले कलर के कोई बाउल में पानी रखें, वहाँ पर आप कुछ फूल रखें उसके साथ में, तो वहाँ पे एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करेगा। वैसे ही आप और कुछ, अगर मान लो चलो ये ऐसा आप नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर ये एनर्जी डिस्टर्ब होगी, कर्ट्स निर्माण होंगे, तो वो एनर्जी मिस होगी। अब वहाँ पे मल्टीपल वास्तु दोष है, या मान लो कि आप किचन के जगह वहाँ पर टॉयलेट आ गया, तो टॉयलेट आ गया, डक्ट आ गया, तो कट आ गया। तो एक तो अग्नि तत्व में जल तत्व जो एंटी एलिमेंट है,
इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ऑपोजिट है, तो पानी अग्नि को बुझा देगा, तो बहुत मेजर वास्तु दोष है, सीरियस वास्तु दोष हो जाएगा। तो इसे बैलेंस कैसे करें? तो आप जो टाइल है, टाइल का कलर है, उसे उसका इस्तेमाल उस हिसाब से कीजिए, है ना। इसके अलावा आप कुछ यंत्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। यंत्र यानी क्या? यंत्र यानी बेसिकली अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे एक डिवाइस है। हाँ, डिवाइस। एक जैसे आप प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, उसमें कुछ सर्किट होता है, वैसे ही यंत्रों में कुछ सर्किट होता है। सर्किट में क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक जियोमेट्रिकल शेप्स होते हैं, उसे हम सैक्रेड ज्योमेट्री कहते हैं। कुछ मंत्र लिखे होते हैं जिसका कुछ मीनिंग होता है, कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स है, कुछ नंबर्स है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है यंत्र। अब एक स्पेसिफिक से सपोज आपका मान लीजिए कि आपका जो प्रवेश द्वार है वो सही दिशा में नहीं है, आप उसको चेंज करने का आपको स्कोप भी नहीं है, उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो किस एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा है, उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए किस देवता या किस शक्ति की रिक्वायरमेंट है, उस देवता का आप यंत्र लगाइए। अब यंत्र भी कैसा होना चाहिए? उसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, या तो फिर उसको स्पिरिचुअली जो प्रोसेस है उसके सैंक्टिफाई करना चाहिए, यानी उसको उसमें ऊर्जा डालना इम्पोर्टेंट होता है, उसको एक्टिवेशन देना इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आपके मोबाइल में सिम कार्ड है, उसको सिम कार्ड एक्टिविटी नहीं है तो वर्क नहीं करेगा, है ना। तो उसी तरह उसको अभिमंत्रित करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब जो यंत्र होते हैं वो कॉपर के अगर यूज़ करें आप तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कॉपर कंडक्टर है, हमको उस जगह पे उस शक्ति की एनर्जी को अट्रैक्ट करना है, इससे वो बैलेंस होगा। अभी जैसे आपने बताया वास्तु दोष, जनरली मैंने कई फ्लैट्स में देखा है जो बिल्डिंग्स में जो दक्षिण में द्वार होता है उसके ऊपर पंचमुखी हनुमान की टाइल लगा देते हैं और वो पूरा सीरीज का फ्लैट सेम कॉपी कर लेते हैं। सब लोग एक एक टाइल लगा देते हैं, कभी कभी बिल्डिंग एक साथ ही टाइल खरीद लेते हैं और वो पूरे बिल्डिंग में लगा देते हैं। तो ये यंत्र ही हुआ कि करेक्ट है क्या? नहीं, ये यंत्र नहीं है, ये पंचमुखी हनुमान का एक अस्तित्व वहाँ पे निर्माण किया है प्रोटेक्शन के हिसाब से। चलो अच्छी बात है कि लोगों को इतना अवेयरनेस तो कम से कम है, ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे तो हर प्रवेश द्वार के ऊपर आप पंचमुखी हनुमान लगा सकते हो। ओके, वो अच्छा ही, कि उनकी एक अलग क्वालिटीज़ है। हाँ, आपको एक ध्यान रखना चाहिए कि आप पंचमुखी हनुमान का अगर फोटो लगाते हो तो उनके हाथ में कुछ अस्त्र शस्त्र होते हैं। हाँ। तो जब आप फ्रेम करते हो फोटो का तो अस्त्र शस्त्र कट नहीं होना चाहिए। ओके। और अगर स्टैंडिंग पोजीशन है पंचमुखी हनुमान के फोटो की तो अच्छी है, बैठे होने से खड़े हैं तो एक्शन में है। ओके सर, ये वास्तुशास्त्र जब से बहुत ज़्यादा चलने लगा है, आजकल बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो तब से कुछ ऐसे ढोंगी लोग भी आए हैं, जैसे ढोंगी साधु होने लग गए हैं वैसे, जिन्हें थोड़ा सा नॉलेज है लेकिन वो हाई फीस चार्ज करते हैं और वो कुछ दोष बता के डरा के वो यंत्र और रेमेडीज़ में बहुत ज़्यादा पैसे भी निकालते हैं। तो एक क्लाइंट कैसे मालूम करे कि ही इज़ ए ट्रू वास्तुज्ञ? कोई डिग्री होती है कि वो एजुकेटेड ऐसे हैं, या कैसे उन्हें डिफ्रेंशिएट करे कि कौन ट्रूली ढंग से वास्तुशास्त्र देख सकता है? वो कैसे मालूम पड़ेगा क्लाइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपने आखिरी में पूछा है। देखिए क्या होता है कि आज इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन फिंगर टिप्स। गूगल पे जाओ आप, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप आज कोई भी यूट्यूब देख लीजिए, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको कई वास्तु टिप्स मिल जाएंगे उसमें, है ना। अब इसमें कैसा होता है कि वास्तु जो टिप्स है वो एक टिप इम्प्लीमेंट करके आपको 100% सोल्यूशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आपको प्रॉपर जो वास्तु की हर दिशाएं जो होती है, 8 दिशाएं हैं या 16 जोन्स है, सबको बैलेंस करना इंपॉर्टेंट होता है ना। तो ऐसा नहीं कि जो आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया पे दिख रहा है वो फेक है। लेकिन हाँ, एक बात सही है कि जो लोग हैं आजकल शॉर्टकट के हिसाब से इस प्रोफेशन में आ रहे हैं। किसी ने 1 हफ्ते का 10 दिन का कोर्स कर लिया और वास्तु कंसल्टेंट बन गए। नहीं, ऐसा नहीं है। आज मेरा ये जो जर्नी है ये 20 साल के ऊपर हो गया है इस जर्नी को। और आप जब या कोई भी क्लाइंट जब आपको किसी की कंसल्ट, सबसे पहले कंसल्ट लेना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑनलाइन का नॉलेज अगर ऐसे इम्प्लीमेंट करोगे, इस्तेमाल करोगे, तो वो आपके लिए घातक हो सकता है कि उसके पीछे बहुत सारी कंडीशंस होती है। जो आपको ऑनलाइन मालूम पड़ता है वो जो बेसिक होता है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन होता है, वो एक नॉलेज नहीं होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो आप अगर ऐसे व्यक्ति को कांटेक्ट करते हो जो सर्टिफाइड है, जो जिसने कहीं से सर्टिफिकेशन लिया है प्रॉपर कोर्स करके, आप उससे रिलाई कर सकते हो। या आप जब उनसे बात करते हो तो उनके बात करने के तरीके से आपको पता चल जाएगा इन्हें क्या नॉलेज है,
किस टाइप का सोल्यूशन दे रहे हैं और कितना डीप नॉलेज है। डेफिनेटली जो रेमेडीज़ है उसका एक कॉस्ट होता है, वो कॉस्ट केस टू केस बेसिस पे कम ज़्यादा हो सकता है। वो उस व्यक्ति के फाइनेंशियल बजट पे भी डिपेंड करता है कि उसके कितना एनहांसमेंट चाहिए। बेसिक वास्तु दोष निकालना है, बेसिक करेक्शन करना है, या उसको एनहांसमेंट भी करना है ना, उस पे भी कॉस्ट डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि वो पैसे लेते ही है आपसे ज़्यादा, ऐसा नहीं है। देखो कैसा है कि डॉक्टर पहले डायग्नोस करता है, ब्लड रिपोर्ट निकालता है, एक्सरे निकालता है, देखता है कि कितना सीवियर प्रॉब्लम है, उस हिसाब से वो दवाई देता है। कैप्सूल भी देता है, सिरप भी देता है, टैबलेट भी देता है, आगे की ट्रीटमेंट भी बोलता है ना, टॉनिक भी बोलता है। तो ये उसी तरफ से। लेकिन हाँ, आपको डेफिनेटली देखना चाहिए कि उसका एक्सपर्टीज़ कितना है, उसका कितने सालों का नॉलेज है, कितने फील्ड का नॉलेज, कितने सालों से किसी अलग अलग टाइप की वास्तु कंसल्टिंग उन्होंने की है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। सर एक और लास्ट चीज़ पूछना चाहूँगा मैं कि हर आदमी का एक होता है ज्योतिष, या एक टेंडेंसी भी होता है, एक वास्तु है। तो ऐसे पकड़ लेते हैं कि किसी घर में कोई और रह रहा है तो उसको वास्तु एक अलग ढंग से इफ़ेक्ट करेगा और किसी और को किसी अलग ढंग से करेगा। तो उसका कुंडली देख के फिर वास्तु देखना ज़रूरी होता है कि वो जनरिक है, भले उसमें कोई भी रहे वो तरक्की करेगा ही, ऐसा है कि उसका कुंडली भी इम्पोर्टेंट है वास्तु देखने में? देखिए, अभी अगर घर की बात करें तो घर उस व्यक्ति ने नया खरीदा है या रीसेल का है। रीसेल है वो कितना पुराना है, 5 साल 10 साल 15 साल पुराना, तो जितना पुराना घर होगा उसको वो उतना ही जल्दी इफेक्ट देगा। मतलब अगर वो उसमें अगर सकारात्मक ऊर्जा है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, आपको 4-5 महीने में उसका रिजल्ट पता चल जाएगा। अगर नेगेटिव है वहाँ पे, अगर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है या ज़्यादा वास्तु दोष है तो उसका आपको नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा। और वही अगर आपका नया प्रॉपर्टी है तो 1.5 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल तक आपको उसका ना पॉजिटिव ना नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली मिलेगा आपको। तो वो एक डिफरेंस है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि देखो, अभी वास्तु को ये नहीं पता कि वो किराएदार है या घर मालिक है, तो जो भी व्यक्ति वहाँ पर रह रहा है वो फैमिली पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन उसके आगे भी कुछ है। कैसा होता है कि आपके लाइफ पे 3-4 चीज़ों का बहुत इफेक्ट होता है। एक है आपके पिछले जन्म के कर्म, उसका बहुत जो है प्रारब्ध कहते हैं। अगर वो अच्छा है तो वो बैलेंस है, अगर वो आप प्रॉब्लम है तो वो आपका मतलब डेट है आपके ऊपर, जिसे हम कार्मिक डेट भी कहते हैं। उसके बाद में होता है आपका एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशंस आपके हॉरोस्कोप में, जो आपके ग्रह हैं, जो आपके फेवरेबल प्लैनेट है, अनफेवरेबल प्लैनेट है, किस ग्रह की आपको दशा चल रही है, किस ग्रह मतलब फेवरेबल प्लैनेट की चल रही है या मारक ग्रह की चल रही है ना, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आपका प्रोफेशन क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हर एक का हॉरोस्कोप अलग होता है, तो हर एक के लाइफ में एक अलग फेज चल रहा है। अब मान लीजिए कि वास्तु में डिफेक्ट है, एस्ट्रोलॉजिकली उसका फेज अच्छा चल रहा है, तो उसके वास्तु का जो डिफेक्ट है उसका परिणाम उसको इतना नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसका एस्ट्रोलॉजिकल उसका अच्छा फेज चल रहा है। बराबर है, करेक्ट। तो वो सोचता है कि ये जो मैं अर्न कर रहा हूँ ये सब मेरी वजह से हो रहा है, है ना। तो एक थोड़ा सा ईगो या एक आ जाता है। ऐसा नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजी का भी इम्पैक्ट होता है, ज्योतिष का जो वो भी देखना ज़रूरी है। और मान लीजिए अगर आपकी वास्तु बहुत अच्छी है और आप एक बैड फेज से गुजर रहे हो, तो वास्तु की एनर्जी उसे बैलेंस कर देगी। और अगली कंडीशन है कि आपका अच्छा फेज चल रहा है और आपने वास्तु भी अच्छी तरीके से देख के लिए, या आपने वास्तु का जो इंटीरियर किया है आपके घर का, उसे भी आपने स्टार्टिंग से उसको वास्तु के नियम के हिसाब से इंटीरियर का प्लानिंग डिज़ाइनिंग किया है, तो वो आपके लाइफ में एक प्रॉब्लम आएगा भी आपको पता नहीं चलेगा। और या तो आपका जो सक्सेस का जो ग्रोथ का जो स्पीड है वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा, एज ए बूस्टर काम करेगा। और फोर्थ कंडीशन ऐसी है कि वास्तु में भी दोष है और प्रॉब्लमेटिक, तो उस समय तो आदमी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ये भी एक पर्सपेक्टिव होता है। लेकिन अब जो 3 चीज़ें बताई, जो पिछले कर्म है वो हमारे हाथ में नहीं, हमें पता भी नहीं हमने क्या किया। करेक्ट है। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ रेमेडीज़ हैं, कुछ मंत्रों का जाप या कुछ हवन पूजन गुरुजी बताते हैं, उससे आप कुछ हद तक सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन वास्तु खरीदते समय, उसका इंटीरियर का प्लानिंग डिज़ाइनिंग करते समय या रहने के बाद में भी आप उसे बिना तोड़फोड़ अच्छी तरीके से सॉल्यूशन करके आपके फेवर में कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ें होती है जो आपके हाथ में, कुछ हाथ में है कुछ नहीं है। तो आपके इसके आने की वजह से ऐसा समझ में आ रहा है कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का रिलेशन है, तो जो वास्तुज्ञ है उसे एस्ट्रोलॉजी आना ज़रूरी है क्या? वास्तु तज्ञ को एस्ट्रोलॉजी
आई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो भी अगर वो एटलीस्ट उस फील्ड में एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ओके। कैसा होता है कि जब हम वास्तु शास्त्र की बात करते हैं तो वास्तु शास्त्रज्ञ जो है, वास्तु विशेषज्ञ जो है, उसे पता होता है कि 8 दिशाओं में 9 ग्रह का अस्तित्व होता है, 9 प्लैनेट्स, और वही 9 प्लैनेट्स आपके हॉरोस्कोप में भी है। ओके। है ना, जैसे उत्तर दिशा में बुध ग्रह है, ईशान दिशा में गुरु ग्रह का अस्तित्व होता है, दक्षिण में मंगल ग्रह है, तो ये सब का इन्फ्लुएंस होता है। अभी उसे करेक्शन करने के लिए, उसे रेमेडी देने के वक्त उसे उसका इस्तेमाल कैसा करना चाहिए, उसके लिए अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज भी है तो वो आपके लिए एडिशनल एडवांटेज होगा। अभी जो आपकी जो कुंडली होती है, हॉरोस्कोप होता है, जो उसका जो पहला घर होता है, वो हॉरोस्कोप के हिसाब से पूर्व दिशा मानी जाती है। तो फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस जो केंद्र के जो घर माने जाते हैं, तो वो आपके ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ होते हैं। और वास्तु में इन्हीं ग्रह का इन्फ्लुएंस अलग अलग कॉर्नर में होता है या अलग अलग दिशाओं में होता है। मैं ये भी कहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी भी चेक करना इम्पॉर्टेंट है। वास्तु आपके हाथ में है, वास्तु आप बहुत अच्छी तरीके से करके एस्ट्रोलॉजिकल जो लूप होल्स है, डिफेक्ट्स है, उससे बैलेंस कर सकते हो, लेकिन आपको स्पिरिचुअल एक्शंस की भी ज़रूरत होती है। मतलब जो आपकी जो दिनचर्या है उसमें से आप 15 मिनट तो भी भगवान के सामने कुछ मंत्र जप करो, कुछ मेडिटेशन करो, आपके जो चक्रस होते हैं उसे बैलेंस करो, तो आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटी आप साथ में करोगे तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके लाइफ में। बराबर। तो इसका मतलब जिस वास्तुज्ञ को एस्ट्रोलॉजी आता हो, दैट वुड बी एन एडेड एडवांटेज। बट आजकल क्या हो रहा है, ये भी मैं देख रहा हूँ कि एस्ट्रो वास्तु का कॉन्सेप्ट आ रहा है। करेक्ट। तो उसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा खिचड़ी हो रहा है। और एस्ट्रोलॉजी इतना आसान विषय नहीं है बराबर कि मैं किसी कोर्स करके या 1 साल का कोर्स करके मैं उसे सीख लूँ। ये बहुत डीप साइंस है, उसके भी बहुत सारे भाग हैं। एनालिसिस करना, प्रेडिक्शन करना, मुहूर्त निकालना, एक ग्लोबल लेवल पे एस्ट्रोलॉजी करना, वो एक अलग पार्ट है। तो एस्ट्रोलॉजी का एक्सपर्ट होना ये इतना आसान नहीं है। ओके। वो एक बहुत डिफरेंट साइंस है, वो एक बहुत डीप साइंस है, उसके लिए बहुत सालों का एक्सपीरियंस लगता है। यानी कि अच्छे गुरु जिनको दोनों का नॉलेज हो, वो किसी भी नॉर्मल आदमी को बहुत बेनिफिट हो सकता है उनसे। हाँ, पर आप ये भी कर सकते हो कि एस्ट्रोलॉजी का एक गुरु आप चूज़ करो कि जो आपको प्रॉपर गाइड करेगा। और एक ऐसा एक्सपर्ट देखो कि जो वास्तु में एक्सपर्ट है। और दोनों से आप सलाह लो। तो आपके लाइफ में इम्प्रूव करने के लिए आपके लिए वो बेनिफिट रहेगा। तो थैंक यू राहुल जी। मेरे ख्याल से तो हमने सारा एस्पेक्ट्स कवर कर लिया वास्तु को लेके, कि वास्तु क्या है, रेसिडेंशियल के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आपके लाइफ को कैसे वो और उसका साइंटिफिक इम्पोर्टेंस और रिलेवेंस दोनों ही बता दिया है। थैंक यू फॉर एनलाइटिंग अस।